5th चैप्टर हो गया हमारा। 6th चैप्टर है प्रोडक्ट डिसीजन। प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है कि कैसे हमें अपना प्रोडक्ट डिसाइड करने की। अ प्रोडक्ट मे बी डिफाइंड एज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज कंसिस्टिंग वेरियस प्रोडक्ट फीचर्स। तो देखो प्रोडक्ट डिसीजन क्या है कि यहाँ पे वो ये नहीं बोल रहा कि प्रोडक्ट हमें डिसाइड करना है कैसे बनाना है, नहीं, प्रोडक्ट बनने के बाद फिर उसकी जो स्ट्रैटेजीज हमें कैसे लगानी है, प्रोडक्ट मिक्स कैसे बनाना है वो, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होता है वो तो पता ही है कि कैसे हम जिस ऐसी कोई चीज़ जो कि हम अपने कंज्यूमर्स को ऑफर कर रहे हैं, किस लिए, उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स लेवल क्या क्या हो सकते हैं कि किस टाइप ऑफ मतलब क्या क्या लेवल होते हैं प्रोडक्ट के। या वो कोर प्रोडक्ट हो सकता है कि कोर प्रोडक्ट क्या होता है, फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ अ प्रोडक्ट एज इट रिप्रेजेंट्स अ बंडल ऑफ बेनिफिट्स टू इट्स प्रोस्पेक्टिव बायर। कुछ मतलब जो बायर है उसको कुछ दे रही है वो हमारा कोर प्रोडक्ट रहता है कि कुछ उसको मतलब क्या मिल रहा है उससे, जो बायर है हमारा उसको क्या मिल रहा है उससे, ठीक है। कोर प्रोडक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट इज द बायर रियली बाइंग, कि बायर क्या बाय कर रहा है, ठीक है, वो हमारा कोर प्रोडक्ट है। कोर प्रोडक्ट उसको क्या सकते हैं कि जो उसका एक छोटा मतलब बहुत ही बेसिक सा नीड है कि मतलब एग्जाम्पल जैसे अ वुमन बाइंग अ वॉशिंग मशीन इज बाइंग कंफर्ट एंड नॉट अ मर्ड कलेक्शन ऑफ ट्यूब्स मोटर्स nuts and bolts. A woman buying lipstick is buying hope and not a set of chemical physical attributes। की जो मतलब इसमें देख रहे हैं कि जो बायर है, जो प्रोडक्ट खरीदा है उसने, उससे उसको क्या मिल रहा है, ठीक है, वो हमारा कोर प्रोडक्ट है। कि जो वॉशिंग मशीन है उससे वो सिर्फ मशीन नहीं खरीद रही है, उससे क्या खरीद रही है कि उसको थोड़ा टाइम बच रहा है, उससे थोड़ी मेहनत उसकी कम लग रही है, हाथ से धोने नहीं पड़ रहा है, उसको थोड़ा टाइम बच रहा है, उस टाइम को वो कहीं और जगह यूटिलाइज कर सकती है, तो वो कोर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिक प्रोडक्ट। Basic product it is a large packaging of a core product. The basic product is what the target market recognizes the offer. For instance, washing machine is recognized as a collection of drum, heater, nuts and bolts, and lipstick as a collection of chemical and physical elements. फिर बेसिक प्रोडक्ट क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें क्या चीज़ है, कोर हमें उससे क्या मिल रहा है, फिर वो क्या चीज़ है उसमें, क्या चीज़ फिजिकली क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की द कस्टमर एक्सपेक्ट्स द बेसिक प्रोडक्ट से कंप्यूटर टू बी इन्वॉल्व्ड बाय सर्टेन फीचर, कि उसमें क्या वो एक्सपेक्टेशन क्या कर रही है कि कस्टमर उसने क्या एक्सपेक्ट किया है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें। अगर वॉशिंग मशीन का एग्जांपल जो हम ले रहे हैं उसी को लेके चले तो उसमें क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक, मतलब कस्टमर चाहती है कि ऑटोमेटिक होना चाहिए, कपड़े डालें और धुल के आ जाए, तो वो ऑटोमेटिक जो वो चीज़ चाह रही है वो उसका एक्सपेक्टेड है, ठीक है। फिर augmented product, it is a broader conception of a product. It represents the totality of benefits that a person may receive or experience in getting the formal product। कि augmented product है कि वो जो प्रोडक्ट उसने लिया है उससे वो क्या बेनिफिट मिल रहा है उसको, कि जो वॉशिंग मशीन का एग्जांपल चल रहा था कि उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है कि उसके जो कपड़े हैं वो साफ़ हो रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे से साफ़ हो रहे हैं, जल्दी साफ़ हो रहा है ना, तो वो उसको बेनिफिट मिला, ठीक है। फिर उसके बाद potential product, the last level of the product is its potential part. All the unexpected change in technology and attributes, features, styles, color, grade, quality, etc. that might change the structure and character of industry. For example, today changes in information and technology have brought about changes in the processing speed of customer। कि potential product क्या होता है कि वो अपना उसका जो potential है वो पूरा कर रहा है, कि उसका जो वो काम है वो अच्छा मतलब पूरा कर रहा है, और फिर टाइम के साथ साथ वो और अच्छे अच्छे न्यू फीचर्स के साथ आ रहा है, ठीक है। लाइक जैसे कि हमारी
आईटी इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें दिन ब दिन हमारे चेंजेस आते रह रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तो ये चीज़ बता रहा है कि कोर प्रोडक्ट हमारा कंफर्ट देता है, कन्वीनियंस, हमें क्या मिल रहा है उससे कि हमें क्या मतलब कि हमारी इंटरनल, हमारी जो मतलब इंटरनल फीलिंग्स जो है हमारी, वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो हमारा कोर प्रोडक्ट है। बेसिक प्रोडक्ट जो उसमें फिजिकली चीज़ें उसमें हैं, वो सारी हमारी बेसिक प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कि उसमें क्या क्या फीचर्स है प्रोडक्ट में। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की उसमें क्या मतलब क्या वो प्रोवाइड कर रहा है, कि क्या काम कर रहा है वो, ठीक है, वो हमारी ऑगमेंटेड है। पोटेंशियल कि उसकी जो जैसा वो परफॉर्म कर रहा है, जो वो उसकी परफॉर्मेंस कर रहा है, वो क्या मतलब वो कैसी है, ठीक है। ऑगमेंटेड कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है, फिर उसके बाद जो वो परफॉर्म कर रहा है वो कैसा है, वो चीज़ हमारा पोटेंशियल प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में हमारे क्या क्या आते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसे हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उतने डिटेल्स में बताना ज़रूरी है क्या? और प्रोडक्ट की पॉलिसीज़ क्या क्या है? नहीं, ओके। फिर हमारी प्रोडक्ट की पॉलिसीज़ क्या क्या है कि प्रोडक्ट पॉलिसी क्या होती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो कंपनी ऑफ़र कर रही है, उसकी वो किस टाइप, मतलब जो उसने डिफ़ाइन किया, कंपनी ने जो डिफ़ाइन किया है वो उस तरह से है या नहीं, कि कंपनी जो पॉलिसीज़ बनाती है, अब रूल सेट करती है, तो वो हमारा उस प्रोडक्ट में है या नहीं, वो उसकी प्रोडक्ट पॉलिसीज़ होती है ना, ठीक है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस क्या क्या है कि प्रोडक्ट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स ऑफ द फर्म। पहला पी है हमारा, यही बोल रहा है कि प्रोडक्ट जो है हमारा पहला पी है। अब जो प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है वो कि अवेयरनेस ऑफ, क्या पढ़ते हैं, क्या है उसकी इम्पोर्टेंस। For product is the starting point of marketing P. Therefore, all the marketing efforts of the enterprise begin with the product and end with the product. Product the अच्छा, ये कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि जो देखो मार्केट है, ठीक है। मार्केट में क्या होता है, प्रोडक्ट होती है या सर्विस होती है ना। तो यहाँ पे सारे जो प्रोडक्ट है हमारा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो मार्केट किस काम का, है ना। तो फिर पहला, ये तो हमारा पहला पी है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और फिर अगर प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो उसमें हम प्राइसिंग क्या करेंगे, प्लेस कहाँ से, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या लाएंगे और उसकी प्रमोशन क्या करेंगे, तो इसीलिए हमारा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए प्रोडक्ट में कि पहला जो 4 पीज़ हैं वो किस ऑर्डर में डिफाइन होते हैं कि उसकी अवेयरनेस, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी। ये 4 पीज़ में मतलब 4 पीज़ डिसाइड करते वक्त ये उसको ध्यान में रखने पड़ते हैं, ये 4 एज उसको ध्यान में रखने पड़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो कि हमारी कंजम्पशन के लिए यूज़ होती है, और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है वो हमारी क्या है, कहाँ है, कहाँ लिखा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स,
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती है हमारी जिसके जो बायर्स है वो ज़्यादा नहीं है, और फिर वो हमारी जनरल कंज्यूम जो पब्लिक होती है वो खरीदती नहीं है। जैसे कि हमारे गन्स हो गए, ठीक है, गन्स हो गए, बॉम्ब्स हो गए, वो हमारी किस लिए यूज़ होती है? डिफेंस के लिए यूज़ होती है। वो उसको हम अपने मार्केट में नहीं बेचते हैं ना। और क्या हो गई कि इंजन कंपनीज है जो इंजन बनाती है, वो किस लिए बनाती है? वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाती है, वो तो पब्लिक के लिए नहीं बनाती ना अपने प्रोडक्ट। वो हो गई, ठीक है। जो भी हमारी जो इंटरमीडिएट कंपनीज होती है वो हमारी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब पढ़ते हैं इस बारे में कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हमारे किस नेचर के होते हैं। कि जो हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी कंजम्पशन, जो हमारी अल्टीमेट कंज्यूमर्स है उनके कंजम्पशन के लिए होती है, ठीक है। और उसको कौन से क्लासीफाई किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है? एक टेंजिबल बेसिस पे, ड्यूरेबिलिटी बेसिस पे और शॉपिंग एफर्ट्स बेसिस पे, ठीक है। तो टेंजिबल में हमारे क्या होते हैं? टेंजिबल प्रोडक्ट टेंजिबिलिटी बेसिस में क्या होते हैं? जो हमारे टेंजिबल और इंटेंजिबल होते हैं। जो कि टेंजिबल हमारे कौन से होते हैं? जो कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना, वो हमारे टेंजिबल होते हैं। और इंटेंजिबल हमारे क्या हो सकते हैं? जिसे हम देख नहीं, छू सकते और टच नहीं कर सकते, पर हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे इंटेंजिबल होते हैं, जिसमें हमारी सर्विसेज आती हैं। सर्विसेज, ट्रैवलिंग सर्विसेज हो गई, कंसल्टिंग सर्विसेज हो गई, टीचर्स हो गए, ये सारे हम डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सारे हमारे इंटेंजिबल सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी कि कितने दिन तक वो चलेगा, कितना ड्यूरेबल है उसका, ठीक है। तो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ड्यूरेबल होते हैं, जो सालों सालों तक चलते हैं, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारे कुछ दिनों के लिए चलते हैं। मतलब ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, पर चलते हैं, ठीक है, कुछ दिनों के लिए चलते हैं। लाइक जैसे हमारी वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है, शुगर हो गया, जो हमारी फूड प्रोडक्ट्स हैं, इसमें ज़्यादातर वो आता है नॉन ड्यूरेबल में, ठीक है। फिर उसके बाद सर्विसेज हमारी इंटेंजिबल इन नेचर होती है, ठीक है। वो तो जब आपने उसका लिया और उसके थोड़े टाइम बाद वो ख़त्म भी हो जाती है ना, ठीक है। तो सर्विसेज की ड्यूरेबिलिटी और भी कम होती है। फिर उसके बाद शॉपिंग एफर्ट्स के बेसिस पे कुछ कन्वीनियंस प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारे हर शॉपिंग में पास में कहीं भी मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे राशन की शॉप्स हो गई, उसमें जो हमारी ग्रोसरी आइटम्स है वो हमारे कन्वीनियंटली मिल जाते हैं हमें कहीं पे भी, ठीक है। और ये हमारे और क्या होते हैं? ये हमारे नॉन ड्यूरेबल्स होते हैं, इसीलिए वो आस पास में हमें मिलते हैं। क्योंकि अगर हम उसकी शॉपिंग अगर दूर होगी तो फिर देखो, अगर जो हमारे किराने की दुकान है वो अगर हमारे घर के पास से बहुत ज़्यादा दूर होगी तो हम उस पर कभी कभी ही जा पाएंगे, और अगर कभी कभी जा पाएंगे तो फिर उतने टाइम के लिए, और नॉन ड्यूरेबल चीज़ें होती है जो ज़्यादा टाइम टिकती भी नहीं है, तो फिर उतना फिर हम जाएंगे ही नहीं। फिर धीरे धीरे हम वहाँ पे जाना बंद कर देंगे कि फ़ायदा ही नहीं है, उतनी दूर जाओ फिर ज़्यादा दिन चले भी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी शॉपिंग प्रोडक्ट्स जिसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब हमारे थोड़े से मतलब शॉपिंग डिस्टेंस पे होती हैं, जो वो चीज़ें होती हैं। और इन सब चीज़ों की जो हमारी सब्स्टिट्यूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और इसीलिए वो दूर की जगह पे होती है। देखो, सब जो दूर की जगह पे चीज़ें हैं, ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या होगा, हम अगर कहीं दूर जा रहे हैं लेने के लिए, तो हम ये सोचेंगे ना, इतनी मेहनत अगर हम कर रहे हैं कोई सामान लेने जाने के लिए, तो फिर अच्छा चीज़ लाएं, हम देख के अच्छी चीज़ें लाएं, है ना। तो हम देख के दूसरी जगहों से देख के लाएंगे तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होते हैं, इसलिए तो हम उसको देखने जा रहे हैं ना कि
ढूंढ ढांड के अच्छा चीज़ हम प्रोडक्ट में लाएंगे। तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूट और दूर होने की वजह से हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम उसको अच्छे से देख रेख करके फिर लाते हैं। तो यहाँ पे जो बायर्स होते हैं वो इंस्टेंट बायर्स नहीं होते, वो कंपेयर करके, अच्छे से कंपेयर करके तब हम उसको उसकी बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होती है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स क्या होती है कि ये बहुत मतलब कि जो कस्टमर है वो कस्टमाइज प्रोडक्ट ले रहा है, कि मतलब या तो वो खुद बनवा रहा है अपने अपने हिसाब से, अपने हिसाब से बनवा रहा है। ठीक है, या फिर लग्जरियस प्रोडक्ट्स आ सकते हैं इसमें, जिनके जो फीचर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, वो अपने हिसाब से कुछ स्पेशल बना रहा है, कुछ स्पेशल है उसमें। तो वहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, वो कंपटीटर्स होते हैं, वो ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, प्राइस हाई होती है, बहुत हाई होती है। ठीक है, और फिर अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स में हमारे वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि these are the products that do not fall in any of the above categories but are important for customer. The customer might not know about the product, solar operated car, high definition TV, or knows but does not think of buying it. कि ये जो अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, जो कि है मतलब इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए, पर या तो लोग उसे जानते नहीं हैं या फिर उसको लेने के बारे में सोचते नहीं हैं। ठीक है, वो ज़रूरत है उन्हें भी, पर वो उतनी ज़्यादा ज़रूरत उसकी समझते नहीं है। तो वो हमारे अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। लाइक जैसे कि सोलर सिस्टम वाली कार। ठीक है, हमारे पास देखो इंडिया में तो इसकी ज़्यादा मतलब इंडिया में उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं है, और पोटेंशियल है भी तो मशीन्स नहीं है उस पोटेंशियल को, मतलब उस रिसोर्स को पोटेंशियल लाने में। ठीक है, और गवर्नमेंट ने अभी उस बारे में उतना मतलब कुछ सोचा भी नहीं है कि ऐसा कुछ करेगी। ठीक है, तो वो हमारे अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हमारे क्या होते हैं, हमारे जो industrial goods are those which are meant for use in making other products or for rendering services on operation of business organization. कि मैंने बताया था कि इंटरमीडियरी कंपनीज जो होती हैं वो होती हैं ज़्यादातर, या फिर जो हमारी जो जनरल पब्लिक को नहीं प्रोवाइड करी जाती है ऐसी गुड्स, लाइक जैसे कि हमारे डिफेंस कॉलोनी में, हमारे गवर्नमेंट मतलब वॉर्स में चाहिए। ठीक है, वो चीज़ें। तो यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ़ बायर्स होते हैं, क्योंकि हमारी जनरल पब्लिक को नहीं दी जा रही है, तो यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ़ बायर्स होते हैं। ठीक है, डिराइव डिमांड, कि इसकी डिमांड को हम पता कर सकते हैं। कंज्यूमर डिमांड को पता करना वो थोड़ा मुश्किल है, पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड को हम पता कर सकते हैं। टेक्निकल कंसिडरेशन, यहाँ पे मतलब टेक्निकल कंसिडरेशन ज़रूरी होती है। ठीक है, शॉर्ट चैनल्स, और यहाँ पे ज़्यादा मतलब चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारी प्रमोशन वगैरह है, डिस्ट्रीब्यूटर सेलर्स की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, और जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन, बिकॉज ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इन सर्टेन रीजन्स इंडस्ट्रियल मार्केट आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। कि जो इंडस्ट्रियल मार्केट, for instance, the demand of power loom comes from Mumbai, Sholapur, etc., where the textile industry is concentrated. ये जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन क्या कह रहा है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोकेशन की वजह से मतलब हाईली मतलब बहुत कम होती है। हर एक कंट्री में बहुत कम ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ठीक है, कुछ जगह पे होती है, हर जगह पे नहीं होती है। ठीक है, फिर इसके बाद फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस इंडस्ट्रियल गुड्स आर मे बी क्लासिफाइड इन द बेसिस ऑफ यूज बाइंग हैबिट्स इन केस ऑफ कंज्यूमर गुड्स इनटू 5 कैटेगरीज, नेमली रॉ मटेरियल्स, फैब्रिकेटेड पार्ट्स एंड मटेरियल्स, इंस्टॉलेशन, एसेसरी, इक्विपमेंट एंड ऑपरेटिव सप्लाईज। तो ज़्यादातर इसमें क्या क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स,
फैब्रिकेटिंग मटेरियल्स एंड पार्ट्स, मतलब रॉ मटेरियल्स किसी कंपनीज को चाहिए, जनरल पब्लिक तो खरीदेगी नहीं। फैब्रिकेटिंग मटेरियल्स एंड पार्ट्स भी कोई कंपनी खरीदेगी जो कपड़े बना रही है ना। इंस्टॉलेशन की जो बड़े बड़े मशीन्स होती हैं उसकी इंस्टॉलेशन के वाले है ना। फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन, देखो इंस्टॉलेशन क्या होता है कि ये कभी कभी करवाते हैं, हर रोज़ तो नहीं करवाते हैं ना। कि हमने कोई मशीन ख़रीदा, एक बार ख़रीदा, उसकी इंस्टॉलेशन जब खरीदी है तब होती है। अब वो जितने साल भी हम चलाएंगे, इंस्टॉलेशन हम दोबारा नहीं करा रहे हैं, है ना। तो उसकी जो बायस है वो कम है, ठीक है। एसेसरी इक्विपमेंट, ठीक है। ऑपरेटिंग सप्लाईज। फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्ट मिक्स, तो जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें उसकी प्लानिंग में क्या क्या डिसीजन, हमें क्या क्या सोचना पड़ता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो चीज़। मुझे कभी कभी लगता है ना, ये पता नहीं क्या उल्टा सीधा बता देते हैं, लाइन वाइज नहीं है यार। प्रोडक्ट मिक्स बता रहे थे, फिर उसके बाद ये पता नहीं कहाँ गए प्रोडक्ट आइटम पे। तो प्रोडक्ट आइटम की क्या, प्रोडक्ट हम क्या मतलब कौन सा जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कौन सा मॉडल नंबर, उसका कौन सा आइटम नंबर है, ठीक है। फिर क्या प्रोडक्ट लाइन में हम बना रहे हैं कि फिर उसके बाद प्रोडक्ट की विड्थ डेप्थ क्या होगी, मेजरमेंट उसका, ठीक है। प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी की जो प्रोडक्ट है उसमें क्या मतलब जो वही वॉल्यूम की बात हो रही है कि यहाँ लाइन विड्थ ऊपर विड्थ और डेप्थ की बात हो रही थी, ये वॉल्यूम की बात हो रही है। जो वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट होते हैं, लाइक जैसे कि हमारे हेयर डाई होते हैं, वो सारी चीज़ें, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स होती हैं, तो कंसिस्टेंसी, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी देखी जाती है वैसे प्रोडक्ट्स में। फिर उसके बाद हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्ट मिक्स की, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्ट मिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे। चेंज इन डिमांड की, कोई प्रोडक्ट मिक्स मतलब प्रोडक्ट मिक्स किस लिए बनाए जाते हैं कि हमारी जो मार्केट में डिमांड में कोई चेंज आ रही है, उसके रीजन मतलब उसकी वजह से हम जो प्रोडक्ट मिक्स है वो हम बनाते हैं कि प्रोडक्ट की वो मार्केट की डिमांड को मतलब पूरा कर सके, ठीक है। मार्केट की डिमांड अब क्यों होती है कि मार्केट की डिमांड में चेंजेस क्यों होती है, चेंज इन पॉपुलेशन चेंज की वजह से, चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम की वजह से, चेंज इन कंज्यूमर्स बिहेवियर की वजह से, ठीक है। तो अगर मार्केट की डिमांड में चेंज आ रहा है तो हमें प्रोडक्ट मिक्स की मतलब जो हमारी जो प्रोडक्ट मिक्स जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स थी उसमें हमें चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केटिंग इन्फ्लुएंसेस कि इन ऑर्डर टू एंजॉय एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन सो एज टू अर्न हायर प्रॉफिट्स अ फर्म में इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन टू द ऑप्टिमम लेवल। When production increases, it can reduce transportation costs and selling costs. कि अगर आपने कोई चेंज लाया अपने मार्केट इन्फ्लुएंस में, कि मार्केट इन्फ्लुएंस क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्शन है उसको हम जो सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उसकी लेवल ऑफ सप्लाई में चेंज लाना, ठीक है। वो हमारा मार्केटिंग इन्फ्लुएंसेस आता है। अगर आप मार्केटिंग इन्फ्लुएंस में कोई चेंज कर रहे हैं तो भी हमें प्रोडक्ट मिक्स में थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। उसकी वजह से भी प्रोडक्ट मिक्स में चेंजेस लानी पड़ जाती है। प्रोडक्ट एफिशिएंसी, अगर प्रोडक्ट में आप एफिशिएंस बना रहे हो, कुछ एफिशिएंसी ला रहे हो, तो आपको प्रोडक्ट मिक्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस, when the firm increases its output it will enjoy a number of economies in finance. It can raise capital easily on favorable items. Financial expenses per unit will come down. Sometimes owing to shortage of financial resources the company may drop certain products.
कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस में एक चेंज आने पे प्रोडक्ट मिक्स की चेंज की जाती है कि अब क्या है, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस क्या है कि जो हमारी कंपनीज है उसमें प्रॉफिट मतलब उसको फाइनेंशियली ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो उसमें फिर वो क्या करती है, अपने कुछ रिसोर्सेज को, कुछ प्रोडक्ट्स को ड्रॉप आउट कर देती है कि उससे फिर अगर उससे ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा था रिजल्ट तो वो उसको ड्रॉप आउट कर देती है, ठीक है। तो उसकी जो जो ड्रॉप आउट वाले प्रोडक्ट्स हैं उसकी फिर प्रोडक्ट मिक्स मतलब कुछ चेंजेस अगर कुछ है तो ठीक है। उस पर यूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल्स कि जो कुछ प्रोडक्ट्स के जो वेस्ट थे वो अगर उसमें उसकी कॉस्ट होती है, ठीक है, उसका कॉस्ट में अगर क्या होता है कि अगर हम वेस्ट को बेचें, अगर उससे कुछ मनी इनकम आ जाती है तो उसमें फिर क्या होता है, हमारी जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उससे फिर वो हम काट देते हैं, है ना। तो उसमें भी फिर प्रोडक्ट मिक्स में चेंज आ सकता है उसकी वजह से भी। कंपटीटर स्ट्रैटेजी कि कंपटीटर के हिसाब से हमें, अगर कंपटीटर की स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है तो उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट मिक्स में भी हमें चेंज लाना पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी कि अगर प्रॉफिट इम्प्रूव हो रही है तो प्रोडक्ट भी इम्प्रूव करना पड़ रहा है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद थे क्लास में कल यश बोलना भी होता है भाई। और नीचे ये हो गया था। प्रोडक्ट मिक्स ये भी हो गया था शायद। चेंज इन डिमांड, चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर भी हो गया था। ये प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजी हुई थी क्या? प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी नहीं, शायद तो नहीं, यहीं पे रोक दिया था, बोला था कल करते हैं या तो ये प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन है ना। तो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, देखो जो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि उसको ना कुछ मतलब मतलब उसको ना कुछ स्टैंडर्ड में रखना है, लाइक जैसे कि उसकी ग्रेडिंग, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी ग्रेडिंग करना, उसकी पैकेजिंग करना, उसकी लेबलिंग, ब्रांडिंग, ये सारे हमारे स्टैंडर्डाइजेशन में आते हैं कि उसके जो हमारे स्टैंडर्ड्स हम उसको फिक्स कर रहे हैं, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स कर रहे हैं कि मतलब टाइप ऑफ प्रोडक्ट, किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट का है हमारा, वो किस ब्रांड का है, उसका लेबल मतलब उसकी ग्रेडिंग क्या है, ठीक है। तो वो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन में आता है। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन refers to elimination of unnecessary items or unprofitable items under these product lines are reduced. Standardization concentrates upon optimum number, type, size, and grade of product. Simplification is concerned with product lines and manufacturing procedure, but standardization is concerned with a particular product or process. देखो सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, उसमें हम जो हमारी अननेसेसरी और अनप्रॉफिटेबल आइटम्स है उसमें हम उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। पर जिससे पर क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन में हम क्या करते हैं, हमारी हर एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट पे भी हम ध्यान देते हैं, उसकी साइज, उसकी ग्रेड, उसका टाइप, हम उस पर ध्यान देते हैं। पर सिंप्लीफिकेशन में हम उसको एलिमिनेट करते हुए जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि सिंप्लीफिकेशन इज कमर्शियल इन नेचर व्हेन
while standardization is technical in nature. तो जो सिंप्लीफिकेशन है वो कमर्शियल नेचर का है और जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो टेक्निकल नेचर का है. फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजी. प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजी की कैसे हमारे प्रोडक्ट मिक्स की स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे. ठीक है, तो हमारा जो है इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजी फॉलोड बाय बिजनेस आर एज फॉलोज. सबसे पहला क्या क्या प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजीज होती है. ठीक है, तो पहला हमारा एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स कि कैसे हमारे प्रोडक्ट का एक्सपेंशन हम कर रहे हैं. ठीक है, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट लाइन मे बी अ वैलिड डिसीजन इफ इट्स इन एन एरिया इन विच कंज्यूमर्स ट्रेडिशनली एंजॉय अ वाइड वैरायटी ऑफ ब्रांड्स टू चूज फ्रॉम एंड आर accustomed to switching from one to another, or if the competitors lack a comparable product, or if competitors have already expanded into this area themselves. However, the main limitation is the expansion is the ability of sufficient finance, time and equipment. तो एक्सपेंशन, हमें किसी प्रोडक्ट का एक्सपेंशन कब करना चाहिए, जब वो मार्केट में जो कंज्यूमर्स है वो मतलब एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे चूज़ करना चाहती है. ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट है जिससे हटके कोई कंज्यूमर जाना नहीं चाहता, लाइक जैसे कि टाटा सॉल्ट. ठीक है, आजकल मतलब अब क्या हो गया, सॉल्ट का नाम ही टाटा हो गया है. मम्मी ये नहीं बोलती कि जाओ सॉल्ट लेके आओ, कहती है टाटा नमक लेके आ ना. तो टाटा नमक ऐसा ब्रांड है जिससे कोई हटके जाना नहीं चाहता है ना. तो अगर तुम्हारी जो कंज्यूमर है वो ऐसी है कि वो न्यू ब्रांड चूज़ करना चाहे, वो बहुत सारे ब्रांड से सिलेक्ट करना चाहे, उस जगह पे तुम अपने प्रोडक्ट का एक्सपेंशन कर सकते हो. या फिर जो तुम्हारी कंपटीटर्स हैं वो उस एरिया में चले गए हैं, एक्सपेंशन कर चुके हो अपने प्रोडक्ट में, तो तुम्हें भी अपने प्रोडक्ट में एक्सपेंशन करना पड़ेगा. या फिर तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो तुम्हारे कंपटीटर्स अभी तक मतलब उस एरिया में तुम्हारे प्रोडक्ट के मुकाबला नहीं कर सकते. अगर तुम जब एक्सपेंशन कर रहे हो तो तुम्हारे कंपटीटर्स तुम्हारा मुकाबले नहीं कर सकते, तो भी तुम्हें एक्सपेंशन करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट की. ठीक है, तो ये एक्सपेंशन इस एरिया में होता है. पर वही प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं कि एक्सपेंशन का प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या होता है कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम, इक्विपमेंट, फाइनेंस नहीं हो पाता है. ठीक है, एक्सपेंशन इज द प्रेजेंट प्रोडक्ट मिक्स मे बी डन बाय increasing the number of lines or depth within a line. क्या कैसे एक्सपेंशन कर सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसका हम एक्सपेंशन कर दें. लाइक जैसे कि हम पहले एग्जाम्पल जैसे वो टॉफ़ी आ गई, मतलब वो एक टॉफ़ी थी ना, कौन सी टॉफ़ी थी, नहीं क्या है, छोड़ो, याद नहीं आ रहा. कि अगर हमारा कोई एक प्रोडक्ट है, लाइक अगर हम शूज़ बेचते हैं, लेदर के शूज़ बेचते हैं. ठीक है, लेदर के कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, फिर उसमें हमने लेदर पे ही किसी और प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर दिया, लेदर जैकेट्स बेचना शुरू कर दिया. ठीक है, तो वो हमारा होता है एक्सपेंशन इन प्रोडक्ट लाइन. ठीक है, एक्सपेंशन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स, वो हमारा हमने दूसरा प्रोडक्ट ले लिया. ठीक है, और अगर हम कोई अपना लाइक जैसे कि परफ्यूम कंपनी है. ठीक है, उसने अपने नाम का ही परफ्यूम का अलग अलग फ्लेवर निकाला है, तो वो क्या है, उसी मतलब सेम परफ्यूम सेम कंपनी का, बस उसने फ्लेवर चेंज करा है और न्यू फ्लेवर्स निकाले हैं. ठीक है, तो वो डेप्थ विद इन अ लाइन होता है, एक्सपेंशन इन ऑफ द डेप्थ विद इन अ लाइन, कि एक ही चीज़ के प्रोडक्ट पे उस पर एक्सपेंशन करे तो वो डेप्थ विद इन अ लाइन होता है. ठीक है, फिर उसके बाद फिर सेकेंड हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग और ड्रॉपिंग द प्रोडक्ट. कोई न्यू प्रोडक्ट मतलब कोई हम जो पुराना प्रोडक्ट है उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट हम डिसाइड कर रहे हैं कि न्यू लाने का. ठीक है, तो दिस इज रादर मोर डिफिकल्ट बिकॉज मच कैपिटल हैज़ ऑलरेडी बीन इन्वेस्टेड इन इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज. इन प्रैक्टिस प्रोडक्ट्स आर अलाउड टू लिंगर ऑन फॉर लॉन्ग until they incur a marginal loss. When contraction is decided upon various
alternatives are available to the marketers. The product may be consolidated with several other in line so that fewer style, size or added benefits are offered, or the position can be simplified within a line. Even if the product fails, the company may drop it altogether. ये क्या कह रहे हैं कि जो ड्रॉपिंग द प्रोडक्ट होता है वो हमें तब करना चाहिए जब हमारा कोई प्रोडक्ट है वो चल नहीं रहा है मार्केट में सही से, बहुत लॉस हो रहा है उस पर, या फिर बहुत ही अपनी मतलब बहुत लॉस वाली स्टेज पे है, तो हमें ड्रॉप आउट करना चाहिए अपने प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि जो हमने प्रोडक्ट बनाया था उसमें हमें बहुत इन्वेस्टमेंट लगी थी, बहुत खर्चा लगा था, बहुत टाइम लगा था, बहुत एफर्ट्स लगे थे उसमें लाने पे। तो ऐसे ही बिना किसी रीज़न के तुम अगर अपना प्रोडक्ट ड्रॉप आउट कर देंगे तो वो सारी तुम्हारी जो कॉस्ट लगी थी, एफर्ट लगा था, वो सारा वेस्ट जाएगा, मनी वेस्ट जाएगा। तो इसीलिए प्रोडक्ट कोई भी ड्रॉप आउट तब करना है जब उसको जो हमारा प्रोडक्ट है वो फेल हो जाए, अपनी मार्केट में चले ना, ठीक है, तब हमें ड्रॉप करना पड़ता है। और क्या और दूसरा रीज़न कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका बहुत सारे मतलब मार्केट में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड है हमारा ऑल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। कि ऑल्टरेशन मतलब इम्प्रूव करना, जो हमारा पुराना प्रोडक्ट है उसी में ही इम्प्रूवमेंट लाना, वो भी हमारा एक्सपेंशन प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजी में आता है, ठीक है। समटाइम्स एक्सपीरियंस में शो दैट इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मे बी मोर प्रॉफिटेबल एंड लेस रिस्की दैन डेवलपिंग एंड लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। लाइक जैसे कि नैनो पहले चल नहीं रही थी, अब नैनो न्यू आई है ना मार्केट में, उसके बाद चली, तो वो क्या उन्होंने क्या किया कि अपने पुराने नैनो में उसने ऑल्टरेशन की है, न्यू मतलब इम्प्रूवमेंट की है, फिर उसको मार्केट में लाया है। तो तो ये क्या होता है, क्योंकि जो हमारा पुराना प्रोडक्ट है उसमें अगर हम देख रहे हैं कि उस पर अगर हम इम्प्रूवमेंट कर दें तो इससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट लाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि हमारा वो प्रोडक्ट पहले से ही मार्केट में जाना पहचाना है, पहले से ही उसका नाम है थोड़ा, चाहे अच्छा चल रहा हो चाहे ना हो चल रहा हो, पर मार्केट में है। तो जब न्यू आएगा तो लोगों को उतनी ज़्यादा मतलब रिस्की नहीं होगा कि चलेगा या नहीं चलेगा, है ना। तो मतलब पहले से उस प्रोडक्ट का थोड़ा नाम है तो वो रिस्की नहीं रहता कि न्यू प्रोडक्ट है। तो न्यू प्रोडक्ट में क्या होता है, लोगों को जान पहचान उतनी होती नहीं है तो लोगों को पता नहीं चलता, और जिनको पता चलता है वो भी फिर थोड़ा लेने में कतराते हैं कि कैसा होगा, सही होगा या नहीं होगा, है ना। तो इम्प्रूवमेंट करी जाती है क्योंकि हमारी लेस रिस्की होती है और हम देख रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट है जो कि हम इसमें इम्प्रूवमेंट करके और अच्छा प्रॉफिट ला सकते हैं, तो इसीलिए हम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ न्यू यूजेस फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। कि जो हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके लिए कुछ न्यू यूजेस ले आए, कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि सर्फ का पहले सिर्फ वॉशिंग मतलब क्लोथ्स कपड़े धोने के लिए काम आता था, फिर उन्होंने सर्फ को बताया कि सर्फ या फ्लोर साफ़ करने में, यूटेंसिल साफ़ करने में, ग्लास प्रोडक्ट साफ़ करने में भी यूज़ कर सकते हो। तो मतलब अपना जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके न्यू यूजेस ढूंढ के हमारे कस्टमर को बताना, ठीक है। ऐसे में कौन सा क्या चीज़ हो सकती है, पता नहीं ऐसे में कौन सी चीज़ हो सकती है। और फिफ्थ हमारा ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन। It involves expansion of the product line as well as promotional strategy. Trading up refers to the adding of higher price prestige product to the existing line with the intention of increasing sales of the existing low price product. क्या हो रहा है कि जो हमारी existing product है, ठीक है, उस पे कुछ जो हमारी मतलब महंगी चीज़ें हैं उनके प्रेस्टीज को लाया जा रहा है, उनके मतलब उनके नाम को लाया जा रहा है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो वो होता है कि किस लिए लाते हैं हम, कि अपने जो हमारी लो प्राइस प्रोडक्ट है उसकी सेल्स बढ़ाने के लिए। अंडर
trading up, the seller continues to depend upon the older low price product for the major portion of the sales. Ultimately, he may shift the promotional emphasis to the new product so that larger share of sales may go to new products. तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, दो प्रोडक्ट को एक साथ लेके चल रहा है. पहले वो अपने लो प्रोडक्ट वाले उस पर ज़्यादा सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, फिर वो धीरे धीरे करके अपने न्यू प्रोडक्ट पे सेल्स ट्रांसफ़र कर देगा, है ना. जैसे ये किस लिए हो सकता है कि अगर हमें कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन शुरू करनी है, ठीक है, तब हम ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि हमें न्यू प्रोडक्ट लाना है तो हमने उसके साथ में अपने जो हमारी पहली एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको बेचकर हमने न्यू प्रोडक्ट के साथ साथ मतलब न्यू प्रोडक्ट का उसका वो करा, ठीक है, प्रमोशन किया, ठीक है, अपने ओल्ड प्रोडक्ट के साथ. फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने न्यू प्रोडक्ट की सेल्स हमने चालू कर दी, ठीक है. फिर उसके बाद हमारा ट्रेडिंग डाउन रिफर्स टू द एडिंग ऑफ द लोअर priced items to its line of prestige product with the expectation that people who cannot buy the original product may buy the new ones because they carry some of the status of the higher priced goods. An instance on the point is that of Voltas, which attempted to broaden its market for refrigerators by introducing 5 sizes in an attempt to compete at all price levels. तो ये क्या कर रहे हैं कि हमारा जो हायर प्राइस वाला उसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि बहुत ही महंगा है, तो उसने एक न्यू प्रोडक्ट निकाला वही मतलब उसी सेम फीचर्स के जो कि लो प्राइस पे है, ठीक है. तो उसने उस लो प्राइस वालों को बेचना स्टार्ट किया ताकि जो कंज्यूमर उस हाई प्राइस वाले को नहीं खरीद सकते थे प्राइस की वजह से, पर ख़रीदना चाहते थे पर प्राइस की वजह से नहीं खरीद सकते थे, वो उस लो प्राइस वाले को खरीदेंगे, ठीक है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि उन्होंने वोल्टास ने रेफ्रिजरेटर का मार्केट कैसे इंट्रोड्यूस किया. उन्होंने 5 साइजेस इन मतलब 5 अलग अलग साइज़ के रेफ्रिजरेटर उन्होंने बनाए, ठीक है, ताकि जो छोटे रेफ्रिजरेटर है उनकी प्राइस कम होगी तो फिर वो लोग भी खरीदेंगे, ठीक है. फिर उसके बाद हमारा ब्रांडिंग की, कैसे हम एक ब्रांड और ब्रांडिंग करते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है. तो द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन हैज़ डिफाइंड अ ब्रांड एज अ नेम, टर्म, symbol or design or a combination of them which is intended to identify the goods of one seller or a group of sellers and to differentiate them from those of customers. तो ब्रांड क्या होता है, देखो ब्रांड ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का ही नाम होगा या फिर प्रोडक्ट का ही नाम होगा, वो कुछ भी हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई डिज़ाइन हो सकता है, तो वो हमारा ब्रांड हो सकता है, ठीक है. ब्रांड क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट का या किसी बिजनेस का एक मार्क जो कि लोग जानती हो, ठीक है, हर कोई जानता हो उसको. ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टैम्पिंग अ प्रोडक्ट विद सम आइडेंटिफाइंग नेम और अ मार्क और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ब्रांडिंग क्या होता है, उस मार्क को, जो हमारा ब्रांड मार्क है, उसको अपने प्रोडक्ट पे स्टैम्प करवाना, ठीक है. Brand name and brand mark. A brand name consists of words, letters, and or number which may be vocalized. A brand mark is that part of brand which appears in the form of symbol, design, or distinctive coloring or lettering. तो ब्रांड क्या है, हमारा एक कोई नाम हो सकता है, लेटर हो सकता है या नंबर हो सकता है, जो भी हम बोल सके, ठीक है, वो ब्रांड नेम है. और ब्रांड मार्क होता है उसी चीज़, जो ब्रांड नेम है उसका ही कोई प्रिंटिंग हो गया, डिज़ाइन हो गया या सिंबल हो गया, ठीक है. बिजनेस फर्म्स जनरली यूज 3 टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग, सिंबल एंड मार्क्स लाइक रथ, वनस्पति एंड ताजमहल टी. तो ताजमहल टी में उन्होंने क्या मार्क लगाया, एक छोटे से गोले में एक ताजमहल है बना हुआ, है ना, ऐसे ही कुछ मार्क है उसका, ठीक है. तो सिंबल या मार्क यूज़ कर सकती है. दूसरा स्पेशल नेम, कुछ स्पेशल नेम यूज़ कर सकती है, लाइक जैसे कि लक्स और पर्ल्स, है ना. फिर उसके बाद नेम ऑफ द प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर, या फिर अपने प्रोडक्ट का नाम या फिर मैन्युफैक्चरर का नाम भी अपना यूज़ कर सकती है ब्रांड के लिए, ब्रांडिंग के लिए.
Trademark is a legal term. It refers to a brand which is registered with the government under the Trademarks Act 1999. और फिर देखो ब्रांड है, ब्रांड नाम हो गया, उसको ब्रांड को अगर तुम रजिस्टर कराते हो ट्रेडमार्क्स 1999 में तो तुम्हारा वो ट्रेडमार्क बन जाएगा, ठीक है। लाइक जैसे नाइक का शूश, नाइक का क्या ट्रेडमार्क है, वो टिक जैसा, ठीक है, उसको शूश या श्वैश ऐसे कुछ कहते हैं। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू ट्रेडमार्क ब्रांड नेम ब्रांड Brands are the very heart of business and advertising. Brands are raison d'etre for companies which have an unshakable faith in brands. The major assets of a consumer business are its brands. They sustain the present and they represent the future. They represent a bundle of attributes, some physical, some intangible and some rational and some emotional. तो ब्रांड देखो, ब्रांड हमारा क्या होता है कि हमारे ये कस्टमर के ट्रस्ट से जुड़ा होता है, ठीक है। ब्रांड अगर कोई कंपनी या बिजनेस अपना ब्रांड बना लेती है तो फिर वो चेंज नहीं होती है। तो वो चेंज क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसका ब्रांड पे कस्टमर का ट्रस्ट बना होता है। अगर वो चेंज कर देगी तो फिर कस्टमर का ट्रस्ट तो उस ब्रांड पे था ना, उस ब्रांड के नाम से वो जान रही थी उसको, तो वो मतलब वो जो आइडेंटिटी है वो बिजनेस अपनी खो देगी, ठीक है। तो ब्रांड क्या है? बिजनेस का और एडवर्टाइजिंग का, बिजनेस का हार्ट है। क्यों? हमने जाना कि कंज्यूमर को वो जानती है, कंज्यूमर उस ब्रांड को जानती है, उस बिजनेस को नहीं जानती है, वो ब्रांड को जानती है। और एडवर्टाइजिंग क्या है कि क्यों एडवर्टाइजिंग का हार्ट क्यों है? क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं उन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है हमारी थ्रू एडवर्टाइजिंग पहुंचती है। तो एडवर्टाइजिंग से ही तो ब्रांड को जाना है ना उन्होंने। एक दूसरे को खाने के चक्कर में इंसान तो बहुत आसान से रहता है। फिर उसके बाद फंक्शंस ऑफ ब्रांडिंग, ये हमारा डिस्टिंक्टिवनेस होता है कि मतलब कुछ अलग होता है। ये ब्रांड जो होता है, ब्रांड नेम जो होता है, ब्रांडिंग जो होती है वो हमारी अलग होती है औरों से और कंपनी से अलग होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ताकि जो कस्टमर्स है वो नाम सुन के, वो सिंबल या जो भी हमारी ब्रांडिंग है वो देख के या सुन के उनको पता चल जाए कि ये चीज़ है, इस प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है। पब्लिसिटी कि हमारी कस्टमर जानती है, कस्टमर में पॉपुलर है हमारा ब्रांड नेम, ठीक है, और जो कस्टमर है वो इसी से ही हमें पहचानती है। प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, कि गुड्स का प्रोडक्शन होता है, प्रोटेक्शन होता है कि जो अगर हमारी कोई ब्रांड है, ठीक है, वो प्रोडक्ट है जो हमारी, उस पर अगर हम ब्रांड नाम लिखा है तो वो फिर हमारा उस कंपनी का ही ब्रांड होगा, वो किसी और कंपनी उसको कॉपी नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब उनका जो पैकेजिंग वगैरह होता है वो सारा उस कंपनी का ही होगा, ठीक है, कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन, द प्राइसेस आर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड आर फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर एंड आर प्रिंटेड ऑन द पैकेजेस। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैसे होती है कि जो पैकेजिंग होती है उसमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में प्राइसेस लिखे होते हैं, ठीक है, प्राइसेस लिखे होते हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, कोई अगर अलर्ट है तो वो भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वो हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट हो रही है, कंज्यूमर को इनकन्वीनियंस नहीं, मतलब कंज्यूमर को सावधानी हो रही है कि सुविधा हो रही है कि वो उस प्रोडक्ट को देख के, पैकेजिंग को देख के वो अपना इन्फो कलेक्ट कर सकता है। वाइड मार्केट ब्रांडिंग की, जब ब्रांडिंग कब बनती है कि जब वो हमारा पॉपुलर हो जाए तो उसका वाइड मार्केट हो जाता है, ठीक है। कस्टमर लॉयल्टी हमने पढ़ लिया, ठीक है। ब्रांड नेम स्ट्रैटेजी, कि अब ब्रांड नेम स्ट्रैटेजी मतलब क्या ब्रांड नेम बनना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है कि इंडिविजुअल ब्रांड नेम हो सकता है कि उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट नाम दे दिए अपने ब्रांड को, ठीक है, तो कुछ नाम दे सकते हैं, ठीक है। और या फिर ब्लैंकेट फैमिली नेम, द ब्रांड इज यूज्ड बाय द फर्म फॉर ऑल द प्रोडक्ट इट ऑफर्स, दस ओवरकमिंग द नीड्स ऑफ रिसर्च। देखो इंडिविजुअल ब्रांड नेम में क्या है कि हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना नाम है, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना नाम है। लाइक जैसे कि लक्स है, लक्स और
ये जो साबुन कंपनीज है, ज़रूरी तो नहीं कि लक्स अपना अलग कंपनी है होगा, लक्स पूरी कंपनी होगा। वो क्या है कि लक्स जो है क्या है, अपने कंपनी का एक ब्रांड का मतलब एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट का नाम उसने लक्स रख दिया, ठीक है। तो वैसे लाइक जैसे कि नेस्ले का मैगी देखो, मैगी जो है वो अपने में एक ब्रांड है, ठीक है। मैगी सबको हम ये नहीं बोलते कि मैगी हमारा हमें नेस्ले का नूडल दे दो, हम क्या कहते हैं, अंकल मैगी दे दो, सब उसको मैगी से जानते हैं, ठीक है। उसको कोई 2 मिनट नूडल्स नहीं बोलता है या फिर नेस्ले नूडल्स नहीं बोलता, उसे मैगी बोलते हैं। तो मैगी अपने में एक ब्रांड है, ठीक है, पर वो है किसका, नेस्ले का। तो नेस्ले का वो मैगी जो है वो इंडिविजुअल ब्रांड नेम है, ठीक है। ब्लैंकेट फैमिली ब्रांड नेम क्या होता है कि कंपनी का नाम हो गया, तो वो हमारा ब्लैंकेट फैमिली नेम होता है। लाइक जैसे कि हमारी जो टीवीज होती है, तो टीवी में तुमने देखा होगा कि टीवी में नीचे उसमें टीवी में क्या लोगो क्या होता है, वो कंपनी का लोगो होता है, उसमें अलग से टीवी का लोगो नहीं होता। एलजी का है तो एलजी लिख होगा, और है ना, तो अपना कंपनी नेम रखता है, तो वो हमारा ब्लैंकेट फैमिली नेम है कि जो फर्म है, वो कंपनी जो है वो हर प्रोडक्ट के लिए वो अपना एक ही ब्रांड नेम यूज कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद सेपरेट फैमिली नेम्स, हियर ब्रांडिंग इज carried out to substantially reduce the cost of advertising. For example, Reliance uses Vimal for sarees and suitings, Legacy for ready-mades and Harmony for curtains, etc. तो क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के लिए वो डिफरेंट ब्रांड नेम यूज कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कंपनी ट्रेड नेम कंबाइंड विद इंडिविजुअल प्रोडक्ट नेम, कि कंपनी का नेम हमारे प्रोडक्ट नेम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। लाइक कैडबरी डेयरी मिल्क, कैडबरी लिखा है और डेयरी मिल्क भी लिखा है, तो वो कंपनी का ट्रेड नेम भी लिखा है विद अपना इंडिविजुअल प्रोडक्ट नेम भी उसने लिखा हुआ है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर्स, मार्केटर को ब्रांडिंग करने से क्या एडवांटेज मिलती है कि डिस्टिंक्टिवनेस होती है उनकी, जो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होती है, उनका प्रोडक्ट अलग लगता है, सबसे अलग पता चलता है मार्केट में, ठीक है, अदर प्रोडक्ट से। मार्केट सेगमेंटेशन, की मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं वो किस पे, कस्टमर बेस पे मार्केट सेगमेंटेशन कर सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग करने में इजी पड़ता है, वाइड मार्केट बनता है, कस्टमर लॉयल होती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इमिटेशन, कि अगर तुम्हारी प्रोडक्ट कोई और मैन्युफैक्चरर कॉपी कर रहा है तो उसके लिए तुम्हें प्रोटेक्शन मिल जाती है। कंट्रोल ओवर प्राइसेस, कि जो कंट्रोल है वो अपनी प्राइसेस कंट्रोल कर सकता है ब्रांड नेम से, कि उसके जो ओवर चार्जिंग नहीं कर सकते उसके कस्टमर से, ठीक है, तो प्राइसेस कंट्रोल कर सकता है। प्रिंटेड प्राइस होती है ना, इससे। चेक ऑन एडल्ट्रेशन, कोई अगर ट्रेडर्स हैं वो अगर एडल्ट्रेशन क्या होता है, जो हमारे सामान बेच रहे हैं, ठीक है, वो धोखाधड़ी करके मतलब उस सामान को रोक लेते हैं, या फिर जैसे क्या बोलते हैं उसको, होर्डिंग मार्केट ऐसे कुछ शायद कहते हैं, ब्लैक होर्डिंग। उसमें क्या करते हैं लोग ना, जो सेलर्स होते हैं वो झूठी अफवाह फैलाते हैं कि ये प्रोडक्ट अब नहीं बिक रहा है, मार्केट में नहीं बिक रहा है, ठीक है। तो तब क्या होती है ना, वो इसीलिए फैलाते हैं कि जो लोग हैं वो, ताकि प्राइस, ये तो अपना प्राइस बढ़ा के बेच सके या फिर उसको रोक के रखे, और बाद में जब उसकी प्राइस कम होगी उस टाइम पे उसको बढ़ा के बेच सके, ठीक है। जब उसकी डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी, जब उसकी सप्लाई कम होगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है ना, तो वो चीज़ करने के लिए वो करते हैं। तो एडल्ट्रेशन चेक कर सकता है वो प्रोडक्ट वाला, ब्रांड वाला, ठीक है। एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू कस्टमर, कस्टमर को क्या एडवांटेज मिलता है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, उन्हें प्रोडक्ट को देख के ही पता चल जाता है कि कौन से ब्रांड से है, ठीक है। इंश्योर्स क्वालिटी, जब कोई प्रोडक्ट ब्रांड बन रहा है तो उसकी क्वालिटी भी हमें मतलब ब्रांड
कोई अगर दे रहा है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट पे ब्रांड नेम लगा के दे रहा है, तो वो किससे ले दे रहा है, उसको कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट पे, है ना, और उसकी जो प्रोडक्ट है उस पे लोगों को कॉन्फिडेंस है ना, तो वो कॉन्फिडेंस की वजह से उस पर क्वालिटी चेक भी होता है, ठीक है। ईजी शॉपिंग, ईजियर हो जाता है कंज्यूमर को, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें क्या खरीदना है, ठीक है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, कि एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमारे पास ब्रांडेड प्रोडक्ट है और मतलब अच्छा होगा, ठीक है, ये सोच के लेते हैं कस्टमर्स। फिर उसके बाद स्टेटस सिंबल, अलग अलग मतलब स्टेटस के हिसाब से भी वो अपनी ब्रांड चूज़ करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म प्राइस होती है, प्राइस फिक्स होती है, वो पैकेजिंग वाली। पैकेजिंग उन्हें मतलब पैकेजिंग मिलती है, कि पैकेजिंग किस लिए करते हैं, कि क्लाइमेट से बचाने के लिए, स्टोरेज मतलब अच्छे से उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सके, है ना, तो इसलिए पैकेजिंग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद लिमिटेशन ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांडिंग की लिमिटेशन क्या है, कि ये बहुत ही कॉस्टली है, ठीक है। ब्रांड डेवलपमेंट कॉस्ट मनी एंड सो प्रोडक्ट प्राइसेस टेंड टू मूव अप, बहुत कॉस्टली है तो प्राइसेस भी बढ़ जाती है हमारी प्रोडक्ट की। अनस्कल्पट्रस मैन्युफैक्चरर्स में रिड्यूस क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड स्टिल चार्ज द सेम प्राइस, तो जो मैन्युफैक्चरर्स है वो क्या कर सकते हैं कि बाद में पहले तो अच्छा ब्रांड बना लिया, उसको पहले नाम बना लिया, फिर जब वो चलने लगा फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा कि उसकी क्वालिटी को कम कर दिया और सेम प्राइसेस पे ही बेच रहे हैं, ठीक है। और ब्रांड बनाना बहुत इजी नहीं होता, कि मैंने बताया था पहले भी कि ब्रांड बहुत मुश्किल से बनता है। कोई कंपनी ही ब्रांड बन पाती है, हर कोई प्रोडक्ट ब्रांड नहीं बन पाता, ठीक है। ब्रांड लॉयल्टी डिस्करेजेस द कंज्यूमर फ्रॉम ट्राइंग आउट न्यू अदर ब्रांड्स, तो अगर कोई कंज्यूमर किसी ब्रांड का लॉयल कस्टमर बन जाता है तो वो फिर न्यू प्रोडक्ट्स का मतलब ट्राई नहीं करता है, ठीक है, वो ट्राई करने से डर जाता है। फिर उसके बाद ये एक मोनोपोली बना देती है, ब्रांड मोनोपोली बना देती है, ठीक है। कंज्यूमर्स में गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आउट ऑफ न्यूमरस ब्रांड्स इन द मार्केट प्लेस, और आजकल बहुत ज़्यादा ब्रांड्स बन गए हैं मार्केट प्लेस में, तो वो भी कंज्यूमर बहुत बार असमंजस में पड़ जाती है कि वो कौन सा ब्रांड खरीदे, ठीक है। कितना बड़ा चैप्टर है। अरे तुम जींस टी शर्ट में पहनो यार, घूमो, तुम इसके फैशन लगा लो, मेरे पास एक धंधा है। ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है, कि ब्रांड लॉयल्टी वही चीज़ है कि कस्टमर को पर्टिकुलर ब्रांड पे लॉयल होती है वो, ठीक है, ट्रस्ट बन जाता है उसका ब्रांड पे, तभी वो ब्रांड बनती है। फिर उसके बाद ब्रांड इक्विटी, मैंने जल्दी कर रही हूँ, ठीक है, अगर कहीं समझना है तो माइक खोल के बता देना, ठीक है। ब्रांड इक्विटी, all brands have value just like physical assets have. Brands can be treated as assets along with the physical assets like building equipment etc. तो जब ब्रांड कोई एक पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर प्रोडक्ट या बिजनेस ब्रांड बन जाती है, तब उसकी अपनी एक फिजिकल एंटिटी बन जाती है, ठीक है। वो एसेट, एज अ एसेट हम यूज़ मतलब कर सकते हैं। लाइक जैसे कि हमारा जो गुडविल है, गुडविल भी हमारा क्या है, वो कंपनी का नेम है ना, तो वैसे ही प्रोडक्ट नेम, बिजनेस नेम जब बन जाता है, ब्रांड नेम बन जाता है, तो उसको भी हम एज एसेट ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ब्रांड डेवलपमेंट, कि कैसे हमारा ब्रांड डेवलपमेंट होता है। देयर आर 4 ऑप्शंस व्हाइल डेवलपिंग ब्रांड्स। लाइन एक्सटेंशन लाइन एक्सटेंशन कर सकते हैं, कि हमारी प्रोडक्ट लाइन है उसी में ही हम उसमें न्यू प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंड कर दे, या फिर हम न्यू ब्रांड ला सकते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग ब्रांड में न्यू ब्रांड ला सकते हैं, मल्टी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारा एग्जिस्टिंग ब्रांड है, ठीक है, उसी में हम मल्टी ब्रांड्स ला सकते हैं, ठीक है। मल्टी ब्रांड्स क्या होता है कि न्यू ब्रांड नेम लाना सेम प्रोडक्ट कैटेगरी से, मतलब न्यू प्रोडक्ट लाइन या फिर न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी की तरह एक न्यू प्रोडक्ट लाना है और उसका एक न्यू ब्रांड नेम से, ठीक है। या तो न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी, न्यू प्रोडक्ट लानी है विद न्यू ब्रांड नेम, या फिर न्यू ब्रांड नेम विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, या फिर एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम विद न्यू प्रोडक्ट, और या फिर हमारा उसमें हमारी प्रोडक्ट लाइन में एक्सटेंशन, ठीक है।
फिर उसके बाद ब्रांड डिसीजन की, ब्रांड डिसीजन कैसे लेते हैं, ब्रांड स्पॉन्सर डिसीजन की हम देखते हैं कि जो हमारी ब्रांड है उसको स्पॉन्सर कौन करेगा, कौन उसकी एडवर्टाइजिंग करेगा, कहाँ पे, दूसरी कंट्रीज में या फिर अपनी कंट्री में, ठीक है। जैसे सच हमारा एज ये वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैम ने भी कहा था एग्जाम ये में आएगा ये वाला। स्पॉन्सर वाला नहीं, ब्रांडिंग डिसीजन। ब्रांडिंग डिसीजन। तो ब्रांड स्पॉन्सर क्या होता है कि कौन हमारे ब्रांड को स्पॉन्सर करेगा, ठीक है। मतलब उसकी जो एडवर्टीजमेंट है, उसका जो लोगों तक इन्फो पहुंचाने वाला काम है वो कौन करेगा, कि कौन कर सकता है, या फिर हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है वो कर सकता है, ठीक है। या फिर हम किसी को मतलब किसी को मतलब हमारी कोई सेलिब्रिटी वगैरह हम उसको हायर कर सकते हैं अपनी ब्रांड की स्पॉन्सर कराने के लिए, ठीक है। Why the distributor or resellers bother to sponsor their own brand? The reason is not far to seek. They have to order for large quantities to avail of discounts and maintain large inventories. All these have become things of the past, with the resellers starting their own brands. In addition, they get the advantage of utilizing their limited shelf space of their own advantage. Such as तो कौन स्पॉन्सर कर सकता है, या फिर मैन्युफैक्चर जो प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूसर खुद कर सकता है, ठीक है। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड हमारा लाइसेंस ब्रांड एज बीइंग ऑपरेटेड बाय क्या, ठीक है। तो कौन हमारा ब्रांड, हमारे ब्रांड को कौन स्पॉन्सर करेगा वो चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ब्रांड स्ट्रैटेजी डिसीजन की, व्हाट ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी शुड बी यूज, शुड इट बी न्यू ब्रांड ईच टाइम एज फॉलोड बाय HUL and PNG, should it be brand extension as recently done by HUL or for Lifebuoy Personal, Lifebuoy Gold, Lifebuoy Liquid, और it should be line extension, कि कौन सी हमारे ब्रांड स्ट्रैटेजी हमें लेनी है, ठीक है। हर बार सेम लेनी है या फिर हर बार अलग अलग लेनी है। when it introducing additional items in the same product category under the same brand name, as done by Colgate toothpaste, when it introduced gel, the new line extension became Colgate regular, Colgate the line extension are mostly the result of pressures from consumers to provide variety। तो वहाँ पे उन्होंने ब्रांड एक्सटेंशन कब की, कि उन्होंने लाइन एक्सटेंशन वाली ब्रांड स्ट्रैटेजी, ब्रांड एक्सटेंशन की, अपने लाइन को बढ़ाया, मतलब उसी प्रोडक्ट लाइन पे उन्होंने न्यू फ्लेवर्स लाए, ठीक है। तो वो हमारी क्यों उन्होंने लाई थी, कि कंज्यूमर से उनको प्रेशर आ रहा था कि न्यू टेस्ट, हमें न्यू वैरायटी टेस्ट चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो ब्रांड एक्सटेंशन कब होती है, ज़्यादातर वो हमारी किस लिए होती है, कि जो अपने जो ब्रांड है उसके हमारी रिस्क को कम करना है, कि कंज्यूमर्स, देखो तब यहाँ पे क्या बोला, कोलगेट वाला उन्होंने चेंज किया क्योंकि कंज्यूमर्स उस ब्रांड में न्यू फ्लेवर्स चाह रहे थे, ठीक है, इन्होंने इसलिए किया। तो न्यू फ्लेवर्स क्यों चाह रहे थे, कि वो जो उसका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें रिस्क आने लगा था, ठीक है, लोगों ने उसको खरीदना बंद कर दिया था, इसीलिए फिर वो न्यू प्रोडक्ट्स अपने लाया, है ना, न्यू फ्लेवर्स लाया। तो
इसीलिए हमारा ब्रांड एक्सटेंशन किया जाता है। जब हमारा जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसकी शेयर्स मार्केट में कम होने लगे तब हमारे न्यू ब्रांड लाए जाते हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करना है तुम पे कि तुम कौन सा ब्रांड स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रांड repositioning decision. A competitor may launch a new brand close to the one carried by a particular company or it may need repositioning of the brand. Repositioning क्या होता है कि हमारा जो existing brand है, ठीक है, उसमें कुछ improvement लाके उसको न्यूली फिर से उस मतलब उस सेक्टर पे फिर से reposition करना। ठीक है, पहले न्यू प्रोडक्ट की पोजीशनिंग की जाती है और अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट फिर से मार्केट में आ रहा है उसकी रीपोजीशनिंग की जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या कुछ बोल रहा है कोई, फिर उसके बाद हमारा क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम कि एक अच्छे ब्रांड नेम की क्वालिटी क्या होती है कि जो ब्रांड नेम है वो इजी होना चाहिए, इजी टू स्पेल, प्रोनाउंस और रिमेंबर, कि आसानी से याद रहे लोगों को, आसानी से वो लिख सके और बोल सके। ठीक है, इफ़ पॉसिबल द ब्रांड नेम शुड सजेस्ट समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स बेनिफिट कि, और अगर ऐसा हो सकता है कि जो प्रोडक्ट का कुछ बेनिफिट वो दे सके, जैसे हाजमोला का जो हाजमोला क्या है वो हमारी डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, तो वो हाजमोला उसका हजम उसका मीनिंग ही हो गया हाजमोला। ठीक है, सनसिल्क हमारे बालों को सिल्की बनाता है तो वो उसका नाम सनसिल्क रख दिया। ठीक है, और हमारा क्या और अभी आया था दिमाग में फिर भूल गई मैं। तो मतलब उसके नाम से ही पता होना चाहिए कि उसका क्या पर्पस है, हमारे प्रोडक्ट का वो हमें पता चल जाना चाहिए, क्या यूज़ है उसका। ठीक है, द ब्रांड मार्क और डिज़ाइन शुड बी अट्रैक्टिव टू द आईज, और आई कैचिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए हमारा ब्रांड मार्क। ठीक है, या डिज़ाइन जो भी है, तभी उस पर डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा खर्चा होता है बल्कि। ठीक है, द ब्रांड डिज़ाइन शुड बी यूनिक और डिस्टिंक्टिव, और यूनिक होना चाहिए बाकियों से। ठीक है, द ब्रांड नेम शुड अप्रोप्रिएट एंड सुटेबल टू द प्रोडक्ट फॉर इंस्टेंस हीरो फॉर बाइक, मतलब जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड होना चाहिए कि उस पर जचना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अ ब्रांड नेम शुड हैव अ स्टेबल लाइफ, और जो ब्रांड नेम है उसका एक स्टेबल लाइफ होना चाहिए, ये नहीं कि हर साल आप ब्रांड नेम चेंज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का या बिजनेस का। ठीक है, अ ब्रांड नेम शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड, और मतलब रजिस्टर होने के लिए उसको क्या चाहिए कि वो राइवल मतलब कोई कंपटीटर का कॉपीड नहीं होना चाहिए या उससे मिला जुला नहीं होना चाहिए कंपटीटर का, या फिर उसमें कोई ऐसा नेम नहीं होना चाहिए जो कि कन्फ्लिक्टिंग हो, लाइक जैसे अगर मतलब कोई इश्यूज नहीं क्रिएट करनी चाहिए उसको कंट्री लेवल पे, जिस कंट्री में है वो कंपनी उस लेवल पे वो कोई इशू ना क्रिएट कर दे उस नाम की वजह से, ऐसा नाम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा केपेबल होता है रजिस्टर के लिए।